अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे सवाल और मैं हूं मंसूर अली खान। नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए कल एक खुशखबरी आई। ये पता लगा कि पाकिस्तान जल्द ही ग्रे लिस्ट से निकलने वाला है। फेटफ की ये जो तलवार थी जो पिछले कई सालों से पाकिस्तान के ऊपर लटक रही थी, वो बिलाखिर अब ख़त्म होने जा रही है और आइंदा चंद माह के अंदर पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से निकलने के अब इम्कानात काफ़ी हद तक रोशन हो चुके हैं। लेकिन जब से ये खबर आई है तब से लेकर अब तक क्रेडिट किसका है, कौन इसका जिम्मेदार है, आखिर ये सेहरा किसके सर बांधा जाए, इसके ऊपर एक नई बहस शुरू हो गई है। लेकिन देखा जाए तो शायद सब ने ही अपना अपना एक रोल अदा किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी, मुस्लिम लीग नून की मौजूदा हुकूमत ने भी, हमारी अस्करी क़यादत ने भी, सब ने मिल के आखिर ये कामयाबी हासिल की है। अगर फैटफ के मामले के ऊपर ये तमाम सियासी जमातें आपस में मिल सकती हैं, एक दूसरे की बात सुन सकती हैं और उसके बाद एक कानून साजी करके पाकिस्तान को इस मुश्किल हालात से निकाल सकती है, तो फिर महंगाई हो गई, कानून साजी हो गई, इन तमाम मामलात के ऊपर इकट्ठे बैठना आखिर क्यों मुश्किल काम है? आखिर ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि सब मिल बैठ के पाकिस्तान के लिए कोई हल निकाल सकें? इस पे आज तफसील से बात करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सी खबरें हैं जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। अपने पैनलिस्ट के इंट्रोडक्शन कराता हूँ। मुस्लिम लीग नून से अज़मा बुखारी साहिबा आज हमें ज्वाइन कर रही हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार और एंकर पर्सन आयशा बख्श साहिबा भी आज हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर तज्ज़ियाकार मेमल सरफराज साहिबा भी आज प्रोग्राम में शरीक हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। अज़मा साहिबा, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई और फैटफ के हवाले से बड़े सालों से इसका इंतज़ार था, लेकिन एक नई बहस शुरू हो गई कि जनाब ये है किसकी जिम्मेदारी, ये किसको क्रेडिट जाता है इस बात का? मुस्लिम लीग नून को आपके ख्याल में बड़ा दिल नहीं करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मेहनत की, हमाद अजहर साहब ने और उनकी टीम ने इसके ऊपर काफ़ी मेहनत की और बिलाखिर पाकिस्तान के लिए खुशखबरी आ गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मंसूर। उनको जिनको जो है वो हर चीज़ पकी पकाई मिलती रही, उनको आप क्रेडिट अगर दिलवाने के लिए आप ज़िद हैं तो दे देते हैं जी उनको क्रेडिट। बात तो ये है कि मेरी रियासत की, मेरे मुल्क की जो है वो फतह हुई है और ये ग्रे लिस्ट में आना कोई बहुत यकीनन पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं था और हमारे दौरे हुकूमत में ही जो है वो ग्रे से हम वाइट में गए थे, जिसके बाद दोबारा 2018 में हम जो है वो ग्रे लिस्ट में आ गए। और इसके ऊपर आपको सब पता है और आप वो इनके जो इस वक्त चहेते हैं परवेज़ लाई, वो तो बता चुके हैं कि इनकी जो है वो नैपियाँ चेंज होती थी। तो जिनकी नैपियाँ चेंज होती हैं और होती रही हैं, उनको अगर आप कहें कि वो जो है वो घर के सरबराह थे, तो मैं फिर उसमें क्या कह सकती हूँ। लेकिन इनको भी ले लेने दे दीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये क्रेडिट लेना चाहें ये ले लें। लेकिन रियासत जो है वो एक शख्स नहीं होती, रियासत एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती, रियासत जो है वो एक दौरे हुकूमत नहीं होता। रियासत के अंदर तमाम लोग, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम स्टेक होल्डर्स, इदारे मिल के पाकिस्तान को, अपने मुल्क को किसी मुश्किल से निकालने के लिए जब किरदार अदा करते हैं तभी कामयाबी मिलती है। और यही बात हमें इमरान खान साहब को बावर कराते कराते ये दिन आया कि वो ख़ुद भी रुखसत हो गए और उनको मिसाके मईशत की बात हो, वो जब स्ट्राइक्स हुई थी हमारे पर तब उनके साथ बैठने की बात हो, कोविड जब आया था तब बैठने की बात हो, हर मौके पर हमने अपना जो है वो हाथ एक्सटेंड किया और कहा कि आइए बैठते हैं और बैठकर पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकालते हैं। लेकिन उनका गरूर और तकब्बुर पाकिस्तान से बड़ा था। उनका जो एक उनको शायद यही गलत फहमी थी कि जो कोई उनको हर चीज़ पकी पकाई मिल जाती है तो उनको खुद कोई काम करने की ज़रूरत नहीं थी और उसका खमियाजा आपने भुगता कि हर जगह पर जो है वो नाकामी हुई और वो उनकी नाकामी नहीं थी, वो मेरे मुल्क की नाकामी थी। और ये सबसे बड़ी फवाद चौधरी साहब का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कल गालिबन एक इंटरव्यू दिया और उसके अंदर उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट के रोल के हवाले से तमाम सियासी जमातों को मिल बैठने की ज़रूरत है कि आइंदा मुस्तकबिल के अंदर एस्टैब्लिशमेंट का क्या रोल होना चाहिए। अगर ऐसा हो तो क्या आप बैठने के लिए तैयार हैं? बड़ी बात है, मतलब कमाल हो गया। फवाद चौधरी साहब जब खुद RTS बिठाकर जीते थे तब उनको पता नहीं चला। जब फवाद चौधरी साहब जो है उनकी हुकूमत लाने के लिए जनूबी पंजाब महाज बनाए गए, हमारी टिकटें वापस कराई गई, अपने सियासी मुखालफों को जो है वो जेलों में डलवाया गया, उनके खिलाफ इंतकामी, तब बिल्कुल याद नहीं आया फवाद चौधरी को। उनको आज याद आया। वो तो मतलब उनकी तो किसी बात को क्या मतलब उस पर कॉमेंट किया जाए।
हमारी पार्टी और ख़ास तौर पर शाहिद हक़ान अब्बासी साहब जो सीनियर प्रेसिडेंट भी है पार्टी के, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद भी, उन्होंने हमेशा कहा कि डायलॉग की ज़रूरत है, और वज़ीर आज़म बनने के बाद भी कहा कि डायलॉग की ज़रूरत है। हमें बैठना चाहिए और तय करना चाहिए कि आखिर हम इस मुल्क से चाहते क्या हैं और इस मुल्क का कसूर क्या है जो आज तक ये मुल्क जो है वो अपनी डायरेक्शन जो है उसकी तयन नहीं कर सका। तो हम तो हमेशा कहते रहे, लेकिन इनका प्रॉब्लम ये है, अब देखिए ना, जब ये डायलॉग की बात हुई तब भी अब फवाद चौधरी को निकाल के देखिए, उसने तब भी कहा रिजेक्ट करते हैं, जब तक हमें इलेक्शन की डेट नहीं मिलेगी हम रिजेक्ट करते हैं। मतलब उनकी नाक से आगे उनको कुछ नजर नहीं आता, और ना उनके लिए पाकिस्तान मैटर करता है, ना पाकिस्तान की जमहूरियत मैटर करती है, ना पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी मैटर करती है। तबाही और बर्बादी तो उन्होंने कर दी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो नोट करने की है मंसूर साहब, कि हमाद अजहर साहब जब लास्ट ईयर जब वो गए थे, उन्होंने 36 में से 34 पॉइंट्स पूरे करके रिपोर्ट भी दी, उसके बावजूद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला गया। उसकी वजह थी इमरान खान और उसकी खारजा पॉलिसी, जिस तरह से वो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को दूसरे मुल्कों के साथ वो ट्रीट कर रहे थे, और जो उनका एक वाहियात किस्म का तरीकाकार था। इस मुल्क के साथ बैठते थे तो दूसरे की बदखोई करते थे, दूसरे के साथ बैठते थे कोई तीसरे की बदखोई करते थे, और ये बातें फिर ट्रेवल करती हैं, और ये तमाम चीज़ें जो है इसका इम्पैक्ट आता है। तोशा खाना गो लोगों के लिए छोटी चीज़ होगा, लेकिन जिस मोहम्मद बिन सलमान ने वो घड़ी दी थी, जब उसको ही रिपोर्ट मिली कि आपकी दी हुई घड़ी जो है वो फलानी जगह पे बिकी है, तो क्या इंप्रेशन हुआ होगा पाकिस्तान के हुक्मरानों के बारे में और पाकिस्तान के बारे में। ये मैं कहना चाह रही हूँ कि ये लम्हा फिक्रिया, इनको क्रेडिट लेने से पहले लम्हा फिक्रिया है कि इमरान खान की वजह से पाकिस्तान फैटफ की नरगे से 4 साल बाहर नहीं आ सका, और अब इमरान खान के जाने के बाद जो है वो पाकिस्तान को फैटफ से बाहर निकालने के बारे में सोचा जा रहा है। मेमल सरफराज साहिबा, इज दिस अ फेयर असेसमेंट कि ये जो अज़मा साहिबा कह रही हैं जी 4 साल इमरान खान की वजह से ग्रे लिस्ट से नहीं निकल सका, लेकिन अब निकला है क्योंकि इमरान खान साहब वहाँ पे नहीं है, क्रेडिट तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले रही है। वो कह रहे हैं कि जी हमारी मेहनतें हैं जिसका फल मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी हुकूमत खा रही है इस वक्त। देखिए, मेरे ख्याल में ये फेयर असेसमेंट नहीं है मंसूर। उसकी वजह ये है कि पिछले 3.5 साल में पीटीआई की हुकूमत ने इसके ऊपर इदारों के साथ मिलकर बहुत ज़्यादा काम किया। वो बेशक एफबीआर के साथ हो, इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर सेल हो, वो बेशक फौज के इदारे हो, बाकी बहुत सारी चीज़ें हों, तो पिछली हुकूमत ने भी बहुत ज़्यादा काम किया। जहाँ तक देखिए बात यह है कि जो क्रेडिट की बात है, हिना रबानी खर साहिबा ने बहुत अच्छी बात की कि ये पाकिस्तान की जीत है, और उन्होंने पाकिस्तान को मुबारक दी, क्योंकि पाकिस्तान एक रियासत है, और ये बात दुरुस्त है कि वो कोई पाकिस्तान खाली एक सियासी जमात का तो नहीं है मुल्क, सब सियासी जमातों का है, सब अवाम का है, इदारों का है। तो इसके अंदर एक कंबाइंड एफर्ट थी और बड़े सालों की थी। लेकिन ये कहना कि आप पिछली हुकूमत से या हमाद अजहर साहब से या इमरान खान साहब से उनसे क्रेडिट ले लें और कहे कि नहीं उनकी वजह से ये बात नहीं हो रही थी। देखिए, फैटफ के अंदर भी कुछ चीज़ें सियासी होती हैं, कुछ जो है वो टेक्निकल होती हैं। वो सारी जब चीज़ें पॉइंट बाय पॉइंट जो है जब सारे नुकात पूरे किए गए, तो उसी की वजह से ये राह हमवार हुई कि आज हम इधर हैं, और इसकी वजह से हमारी मईशत, हमारी खारजा पॉलिसी, इसको भी बहुत फ़ायदा होगा। तो क्रेडिट जो है वो सबका है, और एक्चुअली तो पाकिस्तान को जो है इसका फायदा होगा, हमारी रियासत को, सबको इस चीज का फायदा होगा। लेकिन मेमल जो मैं बेसिकली एंगल देख रहा हूं वो ये है कि आप जरा सियासी पोलराइजेशन देखिए कि किस हद तक हो चुकी है। मतलब पंजाब के अंदर ये जो कुछ इस वक्त हो रहा है, अज़मा साहिबा क्योंकि जाहिर बात है पंजाब की एक एमपी हैं कि पंजाब असेंबली एक तरफ और मुस्लिम लीग नून की असेंबली एक तरफ, ये इस तरह तो इस वक्त असेंबली के इजलास जो हैं वो बुलाए जा रहे हैं। ये मैसेज एक फेडरेशन के लिए कितना खतरनाक है कि एक जगह पे एक सियासी जमात अपनी असेंबली लेके बैठी हुई है और एक सियासी जमात अपनी असेंबली लेके बैठी हुई है। ये खुदा न खास्ता दूसरे सूबों में भी ये कहानी अगर स्टार्ट हो जाए, ये कितनी डेंजरस चीज़ है। देखिए मंसूर, मेरे ख्याल में जो आपने बयान फवाद चौधरी साहब का बताया कि जो उन्होंने कहा कि सारी सियासी जमातों को मिलकर बैठकर इसके ऊपर कोई काम करना चाहिए, ये बात एक अच्छी खुशाइंद बात है कि अगर पीटीआई की एक सीनियर लीडर की तरफ से ये बात सामने आ रही है, ये बात कही जा रही है, तो इसका मतलब है कि वो सोच विचार कुछ कर रहे हैं। देखिए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हमें नहीं भूलना चाहिए कि मियां नवाज शरीफ साहब और बीबी शहीद ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो इसीलिए साइन किया क्योंकि उन्होंने जो चीजें की, उन्होंने कोई गलतियां भी जो की थी वो दोहराना नहीं चाहते थे, इसीलिए मिसाक जमहूरियत साइन हुआ था। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और इसलिए वो आगे बढ़ना चाहते थे। तो ये चीजें अगर इस वक्त अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी ये बातें आ रही है, अगर वो अपनी गलतियों से कुछ सीख कर उसको सुधारना चाह रहे हैं, तो इसमें कोई
ऐसी बुरी बात नहीं है। अगर हम नेशनल डायलॉग की बात शहबाज शरीफ साहब से सुनते हैं या शाहिद खान अब्बासी साहब से सुनते हैं, तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस चीज के ऊपर बात कर रही है कि हमें एस्टैब्लिशमेंट के रोल के ऊपर मिल बैठकर कोई सियासी जमातों को इस पर बात कर लेनी चाहिए, तो ये तो एक अच्छी बात है। ये तो एक्चुअली एक बड़ी खुशाइन बात है। हम हमेशा सिविलियन सुप्रीमेसी, सिविलियन बालादस्ती की बात करते हैं, तो फिर इसके लेकिन ऊपर नेमल, मिल ये बैठ लोग के तो क्यों नहीं बात करने के लिए करना तैयार ही नहीं है ना। ये पोलराइजेशन नेमल, नहीं चाहिए ना मंसूर। ये टॉक शोज के अंदर तो ये कह देते हैं, टॉक शोज में कह देते हैं हाँ जी हमें कोई इतराज नहीं बैठने के लिए, लेकिन बैठ किधर रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमा डले में है, वो बैठ के अपनी जमानतें करा रहे हैं इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतों से बैठ के। मैं ये नहीं कहता कि इनके साथ नहीं हुआ, इनके साथ भी ऐसा सब कुछ हो चुका है, बट इफ दिस इज हैपनिंग हाउ विल वी मूव फॉरवर्ड? देखिए मंसूर, जब मिल बैठकर काम करने होते हैं तो करते हैं। देखिए फैटफ के ऊपर जब लेजिस्लेशन होनी थी तो स्पीकर साहब जो थे पिछली हुकूमत के, उस पर सारी ऑपोजिशन जमातें जो आज की हुकूमत में है वो सब भी वहां उनके घर पे रात रात बैठकर लेजिस्लेशन के ऊपर बातें तय होती थी। तो ऐसी बात नहीं है कि मुल्क के मुफाद के लिए ये जमातें इकट्ठी नहीं हो सकती। तो ये जो हम सेम पेज की बात करते हैं, तो क्या ही अच्छा हो कि हमारी सियासी जमातें कुछ चीजों के ऊपर सेम पेज पर आ जाएं। वो बेशक मईशत हो, वो बेशक वो एक्चुअली आइन की बालादस्ती हो, वो कानून की हुक्मरानी हो, इन सारी चीजों के ऊपर तो हमारी सबकी सब सियासी जमातों को बिल्कुल सेम पेज पे होना चाहिए। हाँ, बाकी उनकी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, इलेक्टोरल राइवलरी है, वो तो इलेक्शन उन्होंने लड़ने, एक दूसरे के खिलाफ लड़ने, उसके अंदर तो कोई नहीं चीज है। आप उनकी पॉलिसीज के ऊपर, आप बाकी चीजों के ऊपर कह रहे हैं, लेकिन कुछ चीजों का दायरा जो है उसको आपको एक्चुअली तयन कर लेना चाहिए। तो ये तो एक अच्छी चीज होगी, कुछ शायद चीज होगी अगर सेम पेज पर सारी सियासी जमातें आ जाएं। आयशा बख्श साहिबा, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी है, आखिर ये सेम पेज जब भी डिस्कस होता है, ये जो लफ्ज है सेम पेज ये डिस्कस हमेशा एक सियासी जमात का एस्टैब्लिशमेंट के साथ सेम पेज डिस्कस होता है कि ले जी ये सेम पेज है। ये सेम पेज सारी सियासी जमातों के दरमियान क्यों नहीं हो सकता? इसका कसूरवार कौन है? आखिर कौन है वो शख्स जो एक्चुअली सियासी जमातों का सेम पेज नहीं बनने देता? वन पेज या सेम पेज की जब भी बात होती है, और अभी जो क्रेडिट भी लेने की कोशिश की जा रही है, मेरी ओपिनियन में तो वन पेज के बायस आप कह सकते हैं कि आपके मामलात खुश असलूबी से आगे बढ़े हैं, लेकिन जिस दौर में हुआ है, जिस हुकूमत के वक्त में हुआ है, उनका भी ड्यू शेयर उसके अंदर बनता है कि उस दौर में ये कामयाबी की तरफ मामलात बढ़े। लेकिन वजह क्या थी? वो वन पेज है। अब ये वन पेज पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट इस बात पर सेट हो गई है कि एक को माइनस करेंगे तो दूसरा सरवाइव करेगा। इस बात को नहीं समझ पा रहे कि इनकी स्ट्रेंथ एक दूसरे के साथ जुड़ने में है, बल्कि ये अपनी स्ट्रेंथ उन कंधों के दुफैल समझते हैं जिसकी चाह सबको रहती है। ये कहने के बावजूद भी कि जब अपोजिशन में होते हैं तो नारे और तरह के लगते हैं कि वोट को इज्जत दो, जब हुकूमत में आते हैं तो फिर कहते हैं कि अब आप जवाब नहीं दें, आपके हिस्से का जवाब हम देंगे। अभी यहाँ पर मिल बैठ कर मिसाके मईशत और जमहूरियत, क्योंकि अब जो अपोजिशन है वो ये बातें करती है। जब वो हुकूमत में थे तो उस वक्त की अपोजिशन उन्हें कहती थी कि आए मुल्क को मिसाके मईशत की जरूरत है, हम साथ चलते हैं, तब वो उन्हें कहते थे हम आपके साथ नहीं किसी तौर चल सकते। आज अगर वो यूं कह रहे हैं, और जिस तरह नैमल साहिबा कह भी रही थी कि ये बेहतर है अगर सीख लिया जाए, बट मेरी राय में ये सियासतदान और सियासी जमातें सीखने को राजी नहीं है, क्योंकि काम अवामी मफाद से ज्यादा जाती सियासी मफाद या सियासी जमात को देख कर किया जाता है। फैसले भी उसी बुनियाद पर होते हैं। अगर सीखा जाए तो हमें तमाम जमातें पार्लियामान में कम अज कम अवाम के मफाद के लिए काम करती नजर आए, मगर दरअसल मफाद आज भी अवाम का नहीं है। आज भी अपनी मैं के ऊपर काम हो रहा है, आज भी अपने मफाद के लिए काम कर रही है पॉलिटिकल फोर्सेस, और एक दूसरे को माइनस करती है। इस बात को अंडरस्टैंड नहीं करती है कि 22 करोड़ का मुल्क है तो 22 करोड़ अवाम मुख्तलिफ जमातों के नैरेटिव के साथ उनके पीछे खड़े होते हैं। आप चाहते हैं कि आपके बयानिए की रिस्पेक्ट हो तो आप दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को भी रिस्पेक्ट करें। आप चाहते हैं आपके वोटर की रिस्पेक्ट हो, उसके वोट की रिस्पेक्ट हो, तो जो लोग दूसरी तरफ खड़े हैं उनको भी रिस्पेक्ट करें। मगर ऐसा नहीं है, चाह सबको उसी वन पेज की है, सेम पेज की। वो कहें भी हम न्यूट्रल हो तो उस पर भी सवाल उठ जाता है कि कैसे न्यूट्रल है। 3.5 साल जो अपोजिशन कोशिश करती रही और बड़ी अपनी तरफ से दिल लगाकर जलसे, जुलूस, रैलियां, लॉन्ग मार्च सब करने की कोशिश की, हासिल उसूल तो कुछ नहीं था। हासिल उसूल कब हुआ? उसी तरीके से हुआ जिस तरह गुज़िश्ता आने वाली हुकूमत को हुआ था। तो मामला यह है कि सियासी मकाम पार्लिमानी जमहूरी अंदाज में सियासी जमातें नहीं करती हैं। जिस दिन इन सियासी जमातों को यह एहसास हो जाए कि इनकी ताकत अवाम के साथ है,
वहां जुड़ने के साथ है और उसी रास्ते से इनको आने की जरूरत है, तो शायद इनको पछताना अज़मा नहीं साहिबा, जो इनको पछताना पड़ता है और ऑपोजिशन में जाके रोना पड़ता है, वो इसीलिए रोना पड़ता है क्योंकि आवाम के रास्ते से तो आते नहीं है, अज़मा साहिब आते किसी और रास्ते से है। अज़मा साहिबा जो है वो डिसएग्री कर रही हैं इस बात से। अज़मा साहिबा, पंजाब असम्बली का इजलास जाके ऐवान इकबाल में मुनक्किद करना, अपनी 1-1.5 इंच की मस्जिद बना देना, आप लोग हुकूमत में हैं, हुकूमत जो है वो तो एक्चुअली चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश करती है, ये क्या जवाज़ है इस बात का कि आप लोग पंजाब असम्बली के हॉल से बाहर निकल जाएं और बैठ के अपना इजलास मुनक्किद करना शुरू कर दें? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs ने अगर बनी गाला के अंदर बैठ के कौमी असम्बली का इजलास मुनक्किद कर दिया तो फिर इस मुल्क का क्या होगा? मैं इस पे जवाब देती हूँ। पहले मैं 1-2 बातें ज़रूर जो पिछली सारी डिस्कशन हो रही थी उसमें रिस्पॉन्ड करना चाहती हूँ। पहली तो बात यह है कि जब आपका एक वज़ीर आज़म, जिसको ख़ुद को भी मालूम है और पूरी दुनिया को मालूम है कि वो कैसे आया था, और वो उसके आने के बावजूद वो जब दुनिया के किसी हिस्से में जाता था, वो तो खैर बहुत ज़्यादा किसी ने बुलाया ही नहीं, जब खड़े होते थे तो वो हमारे मुल्क में इतने हज़ार अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग होती है, उतना पाकिस्तान का बजट नहीं होता था जितने हज़ार रुपए की वो मनी लॉन्ड्रिंग करा दिया करते थे। और जब आपका वज़ीर आज़म हर वक्त हर जगह सिर्फ सियासी मुखालफिन को नीचा दिखाने के लिए, झूठ बोलने के लिए जब इस तरह के इल्ज़ामात लगाएगा तो फिर FATF आपको ग्रे लिस्ट से क्यों बाहर निकालेगा? जो मैंने आपसे गुजारिश की थी, मैंने तो दो तीन दफ़ा कहा, शायद मेरी दोनों कलीग सुन नहीं सकी, मैंने कहा कि दीजिए इनको क्रेडिट दे दीजिए। बात क्रेडिट की नहीं है, बात क्रेडिट की है कि पाकिस्तान को इन मसाइल से बाहर निकालना है। और दूसरी बात ये कि ये स्वीपिंग स्टेटमेंट देना, सारे ऐसे आते हैं, फलाना ऐसे होता है, जो पहले होता रहा, जो जैसे भी पहले होता रहा, उसके बाद हम ही ने एक स्टांस लिया। और वो भी जो आयशा ने कहा, मैं माजरत के साथ उससे एग्री नहीं करती कि वो जैसे ये आए थे वैसे ही जो है वो ये चले भी गए, ऐसे नहीं है। हमने कल भी यही कहा था, हम आज भी ये कह रहे हैं कि इदारों को अपनी डोमेन में रहना चाहिए। और जब हम कह रहे थे कि इदारे बाहर ना निकलें, अपने अपने जो उनका काम है वो करें, तो वो हमारा नैरेटिव आज भी वही है। और ये तब गए जब इदारों ने अपने डोमेन में काम करना शुरू किया। आपने यहाँ पे एक पॉइंट किया, मेरा जरा यहाँ पे एक सवाल ले लीजिए, मेरा सिर्फ एक सवाल, ये जो भी आपने कहा जी इदारे अपनी डोमेन में रहें, ये जो ब्यूरोक्रेट्स की वेटिंग के लिए जो है वो एक एजेंसी को ये जिम्मेदारी दी गई है, ये इदारे अपने डोमेन में है क्या? ये पहले भी ऐसे ही हो रहा था मंसूर साहब, आपकी इतला के लिए। जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, जजेस की अपॉइंटमेंट्स हो या कोई भी अपॉइंटमेंट हो, उसके ऊपर ऑलरेडी पहले से ही ये स्क्रूटनी होती है। अगर इसके ऊपर मुझे भी ज़ाती तौर पर इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इसके लिए फिर बैठकर जो है वो कोई तरीकाकार बनाया चाहिए। स्क्रूटनी तो होती है और हर दौरे हुकूमत में होती है, और हर पोस्ट है पे आपको या होती नहीं है? अब आ जाते हैं पंजाब असम्बली के, आपको इख्तलाफ अब आ है या जाते हैं नहीं है? पंजाब असम्बली के, मुझे है पंजाब असम्बली की बात पे आ जाते हैं। और वो ये है कि देखिए यहाँ पर भी आपने माजरत के साथ एक मतलब हमारे साथ नाइंसाफी ये की कि एक ऐसा स्पीकर जिसके खुद के खिलाफ तरीके अदम एतमाद आज तक पेंडिंग है, वो स्पीकर जो है वो हमारे केस ख़त्म करो, हमें जो है वो हमारे पर्चे ख़त्म करो, हमें गिरफ्तारियों से रोको, हमारे मामलात, और IG जो है और वो जो चीफ सेक्रेटरी है उसकी हम तौहीन करेंगे, उसको बुलाएं, हमने उसकी ऐसी की तैसी करनी है, तब तक बजट पेश नहीं होगा। मुझे ये बताइए ये कौन सा आईनी और कानूनी तरीकाकार था? और जब स्पीकर हम हॉस्टेज रहे हैं मंसूर साहब, उन्होंने कहा IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी के हवाले से चीजें वापस ले चुके हैं ऑलरेडी। नहीं, गलत कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मैं माजरत के साथ सख्त लफ्ज है, हम 8-9 घंटे ना हम MPs वहां हॉस्टेज रहे हैं स्पीकर साहब के लिए। और जो आपने कहा कि हुकूमत ने क्या कुछ नहीं, मुझे मलिक अहमद खान साहब की उस दिन जो फ्लोर ऑफ द हाउस की तकरीर थी उसमें बहुत एतराज हुआ कि मलिक अहमद खान साहब ने हर चीज कंसीड कर दी। उन्होंने कहा यास्मीन राशिद को गाड़ी को हमारे साथ जो हुआ वो छोड़ दें, गाड़ी को डंडे पड़ गए, मैं उस पर भी माजरत करता हूँ, फलाने के साथ ये हुआ, हमारे उनके दौरे हुकूमत में हमारे साथ क्या क्या हुआ इसका इजहार तक नहीं किया उन्होंने। हमने यहां तक कंसीड किया कि स्पीकर साहब को घंटों जाके मिन्नतें की कि सर ऐसे ना करें, बराए मेहरबानी, पंजाब का बजट हमजा शहबाज का जाती मामला नहीं है, पूरा इंतजामी आपका एक बड़ा यूनिट है पाकिस्तान का, उसको आपको पता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, आपको 29-30 जून से पहले बजट पास करना है, तब सुबह आगे चल सकेगा। लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे। और ये भी इंपॉर्टेंट बात जरा चेक कीजिए मंसूर साहब, पिछले अप्रैल से 3 महीने तक हमारा 40वां इजलास जो है बगैर प्रोसीडिंग्स के वो चल रहा है।
40वां इजलास ना स्पीकर साहब उसको प्रोरोग करने दे रहे हैं, ना स्पीकर साहब उसकी प्रोसीडिंग होने दे रहे हैं, ना स्पीकर साहब उसके ऊपर कोई कार्रवाई होने दे रहे हैं। मुझे बताइए उसके बाद क्या करें? अगर अभी भी बजट इजलास ना होता, यकीन माने जिस तरह 3 महीने से हम रगड़ा खा रहे थे, मजीद खा लेते। लेकिन बात यह है कि जिन सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा होना है, उनसे रिलीफ क्यों छीना जाए? परवेज लाई की वजह से क्यों? पीटीआई के इमरान खान की वजह से जो है, जो आम आदमी को हमने सब्सिडी देनी है आटे चीनी के ऊपर, वो रोकी जाए? क्यों हमने जो अद्वियात फ्री देनी है अस्पतालों के अंदर, कैंसर की अद्वियात, वो क्यों रोकी जाए? दीजिए एक मैंने ब्रेक, वो क्यों रोकी जाए? लेकिन यही ये जो क्यों है, यही मेरा भी यहाँ पे एक सवाल है कि हुकूमत को फारिग किया गया था, इमरान खान साहब की हुकूमत को फारिग इस वजह से किया गया था कि जनाब लोगों की महंगाई से जान छुड़ानी है। लेकिन महंगाई का तो एक ऐसा तूफान आया है कि लोग अब ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि भाई इससे तो पिछले वाले हुक्मरान ही बेहतर थे। लेकिन मेरा ख्याल में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब ने बड़ी ज़बरदस्त अक्कासी की है, बड़ी ज़बरदस्त बात कल कही है और असल वजह बताई है। असल वजह मुस्लिम लीग नून ने आखिर ये टेक ओवर क्यों किया था, मैं आपको उन्होंने क्या कहा है, ये मैं आपको एक ब्रेक के बाद सुनाता हूँ। देखना ना भूलिएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे कि आखिर सेम पेज सियासी जमातों का क्यों नहीं बनता। एक वजह आपको बताता हूं, शायद उसकी बहुत बड़ी वजह खुर्रम दस्तगीर साहब ने कल एक शो के अंदर बताई है। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि इमरान खान साहब ने जिस तरह वो हुकूमत कर रहे थे, महंगाई चल रही थी, अगली दफ़ा इमरान खान साहब को वोट मिलना ही नहीं था। लेकिन खुर्रम दस्तगीर साहब ने मेरे ख्याल में असल वजह बताई है। ये आपने नाज़रीन इनकी गुफ्तगू सुनी। मेमल साहिबा, ये खुर्रम दस्तगीर साहब ने जो इन्फॉर्मेशन दी है, तो फिर इमरान खान साहब एक किस्म से बात सही कहते हैं कि इन लोगों के केसेस जो हैं वो बिल्कुल एंड तक पहुंच चुके हुए थे। फर्द जुर्म आयद होने जा रही थी हमजा शहबाज के ऊपर, शहबाज शरीफ के ऊपर, और जिसकी वजह से इन्होंने जो है ये सारा टेक ओवर किया और इतनी बड़ी क्रिटिसिज्म अपने ऊपर लेना शुरू कर दी। ये जो भी महंगाई का तूफान आ रहा है, जो कि इनसे भी कंट्रोल फिलहाल नहीं हो रहा, तो फिर असल कहानी तो फिर यही थी ना, जो तैनातियां होनी है इस साल के एंड में, असल कहानी तो ये है जिसकी वजह से इन्होंने हुकूमत पे टेक ओवर किया है। देखिए मंसूर, ये तो वाकई बिल्कुल ढकी छुपी बात ही थी। खुर्रम दस्तगीर साहब ने तो अब आकर पब्लिकली भी कर दी है, लेकिन आपको मालूम है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले भी ये बातें चलती थी। 10 ईयर प्लान का हमने बहुत देर से सुन रहे थे, इसमें से 5 साल तो ये वाले होने थे जो सुनने में आता था, और यही था कि ये जो बात कर रहे हैं कि डिस्क्वालिफिकेशंस एक मैस स्केल के ऊपर जो होनी थी, वो खाली ये नहीं है कि केसेस को उनके सही अंजाम पे पहुंचाना था, लेकिन हमने देखा है कि यहाँ पर बहुत सारी इस तरह के जो डिसीजंस होते हैं वो पॉलिटिकल होते हैं, और नैब के ऊपर तो जुडिशरी ने भी ये बात बारहा की है कि उसको एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था नैब के इदारे को। तो अगर इस तरह के केसेस के थ्रू किसी सियासतदान को, एक नहीं बल्कि कई सियासतदानों को अगर डिस्क्वालीफाई करने का प्लान था, जो कि ये सुनने में यही आता है एक्चुअली, जो आप भी है बात करते होंगे सारे इन सियासतदानों से, तो जब आप इनसे प्राइवेटली पूछते थे कि आपको क्या जरूरत थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करने की, वो बिल्कुल एक आईनी हक है इनका, आईनी हक था, कोई गैर आईनी चीज नहीं की। लेकिन हुकूमत को 5 साल पूरे क्यों नहीं करने दिए? क्योंकि आप लोग तो खुद ये कहते थे कि इमरान खान साहब अपने ही कारकर्दगी के बोझ की वजह से वो जो है अगली दफा जो है इलेक्ट नहीं होंगे अवाम के वोट से। लेकिन वो नवंबर की तैनाती के ऊपर ही, क्योंकि उस पर भी बाज़गश्त की एक नाम की, जिसकी वजह से इनको ये इंफॉर्मेशन दी गई या इनको डराया गया, जो भी चीज है, कि आप लोगों का सियासी करियर जो है वो उसके बाद फिर खत्म भी हो जाएंगे और उसके इस तरह की चीज होगी। बात यह कि ऐसा नहीं है कि इनको नहीं मालूम था कि महंगाई किस तरीके से बढ़ेगी, IMF का प्रोग्राम है, उसकी कितनी कड़ी शराइत हैं, फिर रशिया यूक्रेन की जंग भी शुरू होगी थी जिसके ग्लोबल कौन से उसके रेपरकशंस हैं, तो ये सारी चीजें इनको पता था। लेकिन ये जो बात है ये खुर्रम दस्तगीर साहब ने तब खुलकर कर दिए, जो कि पहले प्राइवेटली सारे यही बताते थे कि ये वजह थी कि उन्होंने सोचा कि बाकी हम चीज अपने ऊपर ले ले, महंगाई का भी बोझ ले ले, कारकर्दगी भी जो 1.5 साल या साल जितनी देर भी हुकूमत रहनी है, अगर वो 6 महीने भी चलती है, उसका बोझ भी ले लेंगे, लेकिन हमेशा की डिस्क्वालिफिकेशन से बचने के लिए, या ये कि पार्टी अगर आयशा उसकी वजह से इंतशार में चली जाए। आयशा, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये जो भी एक्सरसाइज हुई है, देखिए ये जो अभी आपने गुफ्तगू सुनवाई,
जी मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि इनका ये जाना और इनका मुस्लिम लीग नून का आना अवाम को इसमें क्या फायदा हुआ है? अवाम एंड ऑफ द डे तो कैलकुलेशन में तो यही आएगा ना कि अवाम को क्या रिजल्ट मिला इसमें से। अच्छा मंसूर साहब, ये जो आप जाना और आना बात करें ना, ये जो मैंने इब्तिदा में बात की जिससे अज़मा साहिबा डिसएग्री भी कर रही थी, और जो खुर्रम दस्तगीर साहब की आपने गुफ्तगू चलाई है, ये अज़मा साहिबा के पॉइंट ऑफ व्यू की तरदीद कर रहा है। वो मेरी बात को नहीं तस्लीम कर रही थी, बट खुर्रम दस्तगीर साहब वही बात कह रहे हैं। अवाम को मैंने कह दिया कि अवाम का रास्ता तो लेते ही नहीं हमारे सियासतदान। अगर तो अवाम का रास्ता लें, वहां से ताकत लें, तो इनको पता चले कि इनकी मजबूती क्या है, ये पार्लियामान में क्या स्ट्रेंथ रखते हैं, आईन इन्हें क्या इख्तियार देता है, कानून इन्हें कितना मजबूत करता है। ये सियासतदान तो उस तरफ देखते ही नहीं है। ये खुर्रम दस्तगीर साहब जिस खौफ, जिस खदशे की बात कर रहे हैं, इनके हाथ साबिक हुकूमत ने नहीं बांधे, इनके हाथ उस खौफ और खदशे ने बांधे कि हमें हुकूमत में आना चाहिए और हम आएंगे तो हम महफूज हो सकते हैं। अगर आपको याद पड़ता हो तो शायद खाकान अब्बासी साहब ने इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पिछले कुछ महीनों में बहुत बार ये कहा था कि हम ऐसे कोई भी नहीं आ सकता है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ऐसे कामयाब नहीं हो सकती। वो उसके हक में नहीं थे और उसकी खुल के वजह कहते थे कि एस्टेब्लिशमेंट जहां खड़ी होगी फिर रास्ता वहां से निकलेगा और हमें फिर इस तरह से नहीं आना चाहिए। फ्रेश इलेक्शन चाहते थे ये लोग। तो ये तो खुद इन लोगों की पॉलिसी की वो हो जाती है कि ये कहते थे वोट को इज्जत दो, इनको पता था कि आने का रास्ता क्या होगा। जब उस रास्ते की यकीन दहानी हुई कि हाँ जी हमें आने को रास्ता मिलेगा तो ये आए। दूसरी बात, मरियम बीबी साहिबा खुद कहती रही खड़े होके जलसों के अंदर कि नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि अगर हमारे आने से अवाम के दुख और तकलीफ में इजाफा होगा, ऐसी हुकूमत लेने से बेहतर है हम हुकूमत ना लें। तो अवाम को कौन सी सहूलत मिली इनके आने से? 20 दिन के अंदर 80-86 रुपए अगर पेट्रोल बढ़ गया और फिर आप कहेंगे गुज़िश्ता हुकूमत कर गई। नहीं जी, ये गुज़िश्ता हुकूमत नहीं कर गई, आपने अपनी खुशी से लिया कि आप बेहतर करके देंगे। ये आप जानते थे कि IMF के साथ मामला कहां खड़े हैं। ये वो खौफ और खदशात हैं, ये वो वन पेज सेम पेज की स्टोरी है। फिर पीछे बात वही आती है, अवाम को अपनी ताकत नहीं बनाता ये सियासतदान, अवाम के साथ उस पेज पर नहीं आता। अगर इमरान खान साहब बाहर निकल के इतने बड़े जलसे करके अपना बयानिया बना सकते हैं, ये तमाम जमातें मिलकर अपना मजबूत बयानिया अवाम के साथ नहीं बना सकते अगर इनको अपने माइनस होने का भी खदशा हो, क्योंकि पता है कि रास्ता वहां से निकलेगा। यही कमजोरी सियासतदानों ने खुद पैदा की है। पार्लियामान के अंदर इतना बड़ा नंबर रखने के बावजूद अगर इनकी से नहीं है, ये अवामी मफाद के लिए कुछ नहीं कर सकते, ये कानून साजी नहीं सब कर सकते, ऑर्डिनेंस पर निजाम चलाना है गुज़िश्ता ने भी और इस हुकूमत ने भी, तो फिर तो कोई इलाज नहीं है, फिर तो कोई इलाज नहीं, सब वही देखें। अज़मा बुखारी साहिबा, अज़मा बुखारी साहिबा जो है वो सर हिला रही हैं, एग्री नहीं कर रही इस बात से। लेकिन मैं अज़मा साहिबा ब्रेक लेने लगा हूँ, उसके बाद में आपको डिटेल से मौका कि आप इसका आराम से जवाब दीजिए। लेकिन साथ ही साथ जाने से पहले आपको नाज़रीन ये भी बता दें कि आज इमरान खान साहब के कत्ल की साजिश के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। मैं ज़रा इस पर भी बात करना चाहूँगा एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे, आयशा बख्श साहिबा ये कह रही थी कि मुस्लिम लीग नून आखिर अवाम की अदालत में क्यों नहीं जाती, अवाम से वो वोट लेती है, अवाम जो उनको मैंडेट देते हैं उसके मुताबिक अपनी सियासत आगे बढ़ाती है। लेकिन इन्होंने बेहतर समझा कि ईजीएस्ट तरीका यही है कि इमरान खान साहब को हटा के खुद हुकूमत कर ली जाए। अज़मा बुखारी साहिबा सर हिला रही थी, एग्री नहीं कर रही थी इस बात से, और मैं जानता हूँ वो कॉमेंट करना चाहेंगी। जी अज़मा साहिबा, ओवर टू यू। शुक्रिया मंसूर। देखिए, मैं फिर माजरत के साथ शायद हम ही आयशा को नहीं समझा सके कि हम क्या चाहते हैं। बिल्कुल मेरी पॉइंट ऑफ व्यू की निगेशन नहीं की है खुर्रम दस्तगीर साहब ने। उन्होंने वो बताया है कि इमरान खान का जो अगली हुकूमत के लिए चोर दरवाज़ा पार्ट नंबर 2 था, हमने उसको रोकने के लिए जो है वो कोशिश की, हमें करनी चाहिए। अगर इमरान खान साहब जो खुद अपने इंटरव्यूज़ में कई जगह जिक्र कर चुके हैं कि उनको एक स्पेसिफिक शख्सियत चाहिए थी अपने मकासद के लिए, और जो उनका काम नहीं है वो उनसे पहले भी करवाते रहे, उनको आगे भी करवाना चाहते थे, तो ये फिर इसको ही वोट को इज्जत दो कहते हैं। और इसको ही वोट को इज्जत दो कहते हैं कि अगर आप ना जो अवाम का फैसला है उसको दोबारा से RTS के ज़रिए या EVM के ज़रिए या जिस भी ज़रिए से उसको आप बदलने की कोशिश करें, उसको रजिस्ट किया जाए। और ये सब आसान नहीं था, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन आपका ये कहना कि जी लोग कह रहे हैं कि जो है वो पिछली हुकूमत जो है वो बेहतर थी, ऐसा नहीं है। लोगों को मालूम है IMF के ऊपर जो है शौकत तरीन साहब ने वो खुद जब वो नए अपॉइंट हुए तब
उन्होंने अपने आने से पहले पीटीआई की पॉलिसीज़ के बारे में क्या कहा, और IMF के ऊपर जो प्रोग्राम है वो हम साइन नहीं करके आए थे। इमरान खान साहब ने जुल्म ये किया कि जब उनको पता चला कि मेरी छुट्टी होने वाली है तो उन्होंने पूरा खेत ही उजाड़ देने की कोशिश की। उन्होंने कहा पाकिस्तान का पूरा खेत ही उजाड़ दो। हमने क्या किया है, हमने पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने से रोका है। और ये बात फवाद चौधरी साहब हो, इमरान खान साहब हो, शेख रशीद हो, बहुत सारे हों जो बार बार ये कह रहे थे कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है। हम यकीनन हमें बिल्कुल एहसास है, हमें तकलीफ़ है, हम आवाम की जो प्रॉब्लम्स है उसका अदराक भी है। हम बेशर्मों की तरह जो है वो इफ़ एंड बट्स नहीं करेंगे। बिल्कुल हमसे जो कोताहियाँ इस वक्त हो रही हैं वो हमारे ज़िम्मे नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये ज़रूर है कि हमारे अंदर एक कमिटमेंट मौजूद है कि हमने इन मसाइल को ठीक करना है। जैसे रूस और यूक्रेन की जंग की बात है, कल आपने एक अच्छी न्यूज़ हमने सुनी है कि कल $7 या $9 शायद पर बैरल पेट्रोल भी नीचे आया है। यकीनन उसके नीचे आने से बेहतर हुआ। IMF की जब आपको मिल जाएगी किस्त, उसके बाद डॉलर को स्टेबलाइज करने में जो है मदद मिलेगी, और बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में हैं जिससे पाकिस्तान की इकॉनमी को, जब हम आए थे ना तो तब हमें 2013 में भी ये सुनने को मिला था 22 घंटे की लोड शेडिंग है, कुछ नहीं होगा। हमने कर दिखाया ना। हमें दहशतगर्दी हर रोज़ 2 बम धमाके होते थे, कहा जाता था पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान बनने जा रहा है, हमने कर दिखाया ना। सो कमिटमेंट होनी चाहिए, एक रिजॉल्व है, और यकीनन इस वक्त तकलीफ है पाकिस्तान के अवाम को, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की अवाम ये जानती है कि IMF के ऊपर साइन हम करके नहीं आए, ये करके आए थे। और हमें अगर IMF से अब निकलेंगे तो फिर पाकिस्तान को डिफॉल्ट किया, तो फिर डिफॉल्ट एक तरीका है, हम डिफॉल्ट हो जाए वो बेहतर है, पाकिस्तान को डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। मेमल साहिबा, क्या ये जो अभी अज़मा साहिबा ने जो दलील दी है इस पॉइंट के ऊपर, आपके ख्याल में 17 जुलाई को जो ज़िमनी इंतखाबात पंजाब में होने जा रहे हैं, एंड दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुस्लिम लीग नून जाहिर बात है पंजाब के अंदर काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पार्टी है, अगर उसका रिजल्ट मुस्लिम लीग नून के हक में नहीं आता तो फिर ये समझा जाएगा कि मुस्लिम लीग नून हैज स्टार्टेड लूजिंग दैट पॉपुलैरिटी। देखिए मंसूर, पहली चीज तो ये है कि जो अज़मा साहबा ने बात की कि IMF का प्रोग्राम उनका नहीं था, लेकिन देखिए जो इनडिसीजन थी जिसकी वजह से अरबों का नुकसान हुआ वो तो इसी हुकूमत की थी। अगर पहले ही डिसीजन ले ली जाती पेट्रोल प्राइसेस के ऊपर, वो उस वक्त मेरे ख्याल में ये डिसाइड नहीं हुआ था कि हुकूमत 1 महीना रहनी है, 2 महीने रहनी है, साल करनी है, बजट देना है नहीं देना, उस इनडिसीजन की भी काफी बड़ी भारी कीमत जो है वो हमने अदा की है। अच्छा, दूसरी चीज मंसूर, ये पंजाब के इलेक्शंस पे आने से पहले ये जो बात है जो आयशा ने बात की, मैं थोड़ा सा उसको बढ़ाना चाहूंगी कि ये जो डर खौफ था कि इमरान खान साहब ये कर जाएंगे। देखिए, अगर RTS बिठाया गया तो उसके ऊपर बात हुई, अगर मीडिया में सेंसरशिप हुई तो उसकी बात भी हुई, डिजिटल सोशल मीडिया इसके ऊपर लोगों ने इसके ऊपर बात बिल्कुल की। अगर ऑपोजिशन मैनेज की गई, सेनेट के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मैनेज किया तो उसके ऊपर बात की हुई, बातें सामने भी आई। PDM के हमने इजलास में जलसों के अंदर हमने देखा किस तरीके से बातें सामने आई। तो ये बात नहीं है कि बातें सामने नहीं आती, तो अगर इसका सामना करना चाहिए था। अगर ये बात कह रही थी उस वक्त की ऑपोजिशन और आज की हुकूमत के इमरान खान साहब अपनी ही कारकर्दगी के बोझ के तले आगे आवाम उनको वोट ही देगी, तो अगर इस तरह की कोई डिस्क्वालिफिकेशन होती है, अगर नवाज शरीफ साहब को कामा पे निकाला गया तो उसके ऊपर बात होती है। ऐसी बात नहीं है कि बात नहीं होती। अगर पॉलिटिकल के विक्टिमाइजेशन पे केसेस बने, नैब के ऊपर तनकीद हुई, ऐसा नहीं हुआ कि नहीं हुई, तो ये चीजें सामने आ जाती हैं अगर एक तैनाती हो भी जाती। बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि होना था। बहुत शुक्रिया मेमल साहिबा, आयशा बख्श साहिबा और अज़मा बुखारी साहिबा। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। कल इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।